हेलो एवरीवन। हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में आज पार्ट नंबर 27 हम लोग देखेंगे। काफ़ी दिन से सीरीज रुक गई थी, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन आज देखेंगे 241 से लेकर 250 नंबर क्वेश्चन तक। ठीक है, तो उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहले करा चुके हैं उन सभी वीडियोस को आप लोग देख लेना, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज देखेंगे 241 से 250 तक। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए, ये मैं कई बार आपको करवा चुका हूँ। वैसे तो आप लोग चाहें तो इसका कमेंट भी कर सकते हैं। वैसे आपको पता है राष्ट्रकूटों ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसके पहले आप अपने आंसर खुद से मौखिक रूप से देने का प्रयास करें, या फिर कमेंट या फिर चैट में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर चाहें तो आप खुद ही देने का प्रयास करें, या हो सके तो चैट में आप दे सकते हैं। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक थे, उन्होंने करवाया था। और इनका नाम अगर पूछ ले तो कृष्ण फर्स्ट नाम था, कृष्ण फर्स्ट नाम था इनका। ठीक है, और अगर पूछेगा कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो नाम आता है दंती दुर्ग का। ठीक है, मैं वैसे कई बार इनके बारे में बता चुका हूँ। दंती दुर्ग बहुत ही मतलब कि प्रतापी सम्राट थे, और 753 में इन्होंने स्थापना की थी इसकी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 753 ईस्वी में इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, अगर कदम वंश की कैपिटल पूछ लेंगे, ठीक है, जो क्या नाम आता है, बनवासी, जो बनवासी जगह थी ये कदम की कैपिटल थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे। जो कदम वंश की स्थापना अगर पूछ ले तो नाम आता है मयूर शर्मन का नाम आता है, मयूर शर्मन का नाम आता है, मयूर शर्मन का। जिनके बारे में नहीं बता रहे हैं उनके बारे में आगे बता देंगे। ठीक है, मयूर शर्मा ने इसका निर्माण मतलब इसकी स्थापना की थी। चेर वंश जो था, जो चेर वंश था, ये साउथ इंडिया का पहला राजवंश था। ठीक, ध्यान रखेंगे। और चेरों के समय में ध्यान रखना, जो कटहल था, जो कटहल आप लोग खाते हैं, कटहल और भैंस, जो भैंस होती है बफेलो, ये भी बहुत फेमस थी, क्योंकि इसी समय इसका ज़्यादा मतलब कि एक तरीके से यूज़ होने लगा था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कि चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था, चेर वंश का प्रतीक चिन्ह क्या था। एक मिनट रुक जाना। चेर चोल पांड, चेर सबसे पुराने थे, फिर चोल और फिर पांड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखो, चेर के लिए जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष। क्या था? धनुष। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर बात करेगा किसकी, चोल की, तो चोल में आता है बाघ, प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ। और पांड्य का अगर पूछ ले तो आता है मछली। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। जब भी धनुष चलता है तो किसी को न किसी को चीर के वो अंदर घुस जाता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। ठीक है, आपने देखा होगा महाभारत में वो पेट में कैसे अंदर चला जाता है, यानी कि चीर के धनुष अंदर घुस जाता है। हालांकि घुसता तो बाण है, लेकिन धनुष का याद कर लेंगे। चीरों क्या था? धनुष था। चोल के लिए आप देखिए, अक्सर कर लोग क्या बोलते हैं कि मतलब कि कोई शेर या फिर बाघ नहीं हो तुम। ठीक है, कोई शेर नहीं हो तुम, यानी कि चोल, अक्सर कर लोग बाघ का चोला पहन लेते हैं। ठीक है, बाघ का चोला पहन लेते हैं। आपको याद है कि अर्जुन क्या थे? पांडव थे, और उन्होंने मछली में भेद के ही द्रौपदी से वरण किया था। ठीक है, तो तीनों को याद करने की ट्रिक आपको समझ में आई होगी, लेकिन ऐसे ही याद करना रिलेट करके। ठीक है, तुरंत याद हो जाएगा, और वरना ये भूल जाएंगे। चेर चोल पांड अक्सर कर इनमें क्वेश्चन आ जाता है, और मैच करने के लिए आएगा और आप लोग गलती कर दोगे वहाँ पे। तो चेर का धनुष हो जाएगा, चोल का बाघ हो जाएगा, और पांड का मछली हो जाएगा। ठीक है, ध्यान कर लें थोड़ा सा। अब आगे चलेंगे हम लोग। देखिए, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निर्माण कराया था, आपको पता है वैसे तो। बुलंद दरवाज़ा कहाँ बना हुआ है? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी में जितनी भी इमारतें बनी हुई हैं, जितने भी इमारतें बनी हुई हैं, ये कौन सी चट्टान या कौन सी मिट्टी से बनी हुई हैं, ये आप लोग जरूर कमेंट में बताना, क्योंकि मैंने क्लास में अभी पढ़ाया है इसको। ठीक है, और इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण अकबर ने करवाया कब था? तो 1572 में। कब करवाया? 1572 में इसका निर्माण कराया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अकबर जिस समय मुजफ्फर शाह तृतीय, मुजफ्फर शाह तृतीय, ये था कहाँ पे? गुजरात में शासक था, गुजरात में शासक था। और जब ये हमला करने जाता है गुजरात में, मुजफ्फर शाह तृतीय हार जाता है। लेकिन जैसे ही अकबर आगरा वापस पहुंचता है
तो तुरंत ही मुजफ्फर शाह फिर से कब्जा कर लेता है गुजरात पे। तो अकबर दोबारा से जाता है और मात्र 1.5 दिन के अंतराल में फिर से उसको हरा देता है। इसीलिए अकबर की गुजरात विजय को सबसे तीव्र अभियान भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन अक्सर कर आ जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा कि अकबर ने सबसे पहले समुद्र कहाँ देखा था? तो सबसे पहले यहीं पे समुद्र देखा था। कहाँ पे? तो गुजरात में ही। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गुजरात में सबसे पहले अकबर ने समुद्र को देखा था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहीं सबसे पहली बार पुर्तगालियों से भी मिलता है। ठीक है, सबसे पहली बार किसी विदेशी पुर्तगालियों से मिलता है तो वो यहीं मिलता है। कहाँ पे? गुजरात विजय के अभियान के दौरान में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे, जो मुजफ्फर शाह तृतीय था, यहीं इसी के यहाँ उस समय टोडरमल रुके हुए थे। तो टोडरमल को यहीं से लेके जाता है। जो दहसाला पद्धति आप लोग पढ़ते हैं, दहसाला पद्धति या फिर जितनी भी भूमि व्यवस्था बहुत अच्छी अच्छी पढ़ी हैं, और सबसे बड़ा उस समय का जो भूमि मापन का श्रेय किसको जाता है? टोडरमल को। अच्छी अच्छी नीतियाँ भूमि के लिए लाया था कोई, तो वो टोडरमल थे। इसीलिए टोडरमल का नाम ध्यान रखेंगे। कहाँ से अकबर लेके आए थे? तो गुजरात विजय से ही यहाँ से टोडरमल को अपने साथ लेके गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इसी के समय एक और नाम ध्यान रखना, मालवा के सम्राट थे बाज बहादुर। ठीक है, मुजफ्फर शाह तृतीय जो था, इसी के एक समकक्ष शासक हुए हैं। मालवा के शासक थे बाज बहादुर। बाज बहादुर की जो पत्नी थी रूपमती। ठीक है, रूपमती के और बाज बहादुर की पत्नी जो थी, दोनों लोगों को नृत्य में उस समय बहुत ख्याति प्राप्त थी। इसी वजह से अकबर ने उन पे भी आक्रमण किया था और उनको भी जीत लिया था। ठीक है, हालांकि जामा मस्जिद का निर्माण अगर पूछ लेगा कोई तो शाहजहां ने कराया था। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? ये आप लोग कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। वह महानतम कुषाण शासक जो बौद्ध बन गया था, जो बौद्ध बन गया था, कौन था? ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा नाम आता है किसका? कनिष्क का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि तुमसे पूछ लेगा कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजल कटविशेष ने की थी। ध्यान रखेंगे, और कटविशेष का बेटा ही था ये। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, अब कनिष्क के दो चीज़ ध्यान रखना। कनिष्क ने एक बार पटना पे, या फिर कह सकते हो पाटलिपुत्र पे, या फिर कह सकते हो मगध पे आक्रमण किया, और मगध से ही एक बहुत विद्वान व्यक्ति था जिसका नाम मिलता है अक्सर कर, क्या नाम मिलता है? तो नाम मिलता है अश्वघोष का। अश्वघोष को ले गए थे यहाँ से, और इसने जब चौथी संगीति कराई थी, चौथी बौद्ध संगीति कराई थी, तो पहली सदी थी, फर्स्टवीं सदी थी। और इस समय जब इसने चौथी संगीति कराई तो चौथी संगीत में इसको उपाध्यक्ष बनाया था। ध्यान रखेंगे, राजा था कनिष्क, और ये पहली सदी में हुई थी चौथी संगीति। और ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, जब संगीति होती है तो इसमें अध्यक्ष तो होता है कौन? वसुमित्र, लेकिन इसके उपाध्यक्ष बनाते हैं अश्वघोष को। अश्वघोष उस समय का सबसे ज़्यादा प्रकांड विद्वान था, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, हाँ, और 78 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे, 78 ईस्वी में इसने क्या चलाया था? तो इसने शक संवत चलाया था। ध्यान रखना। अब पूछोगे क्वेश्चन कि कुषाण था ये, तो शक संवत कैसे चलाया इसने? शकों के समय ज़्यादा फेमस हो गया, इसलिए इसे शक संवत कहा गया। हालांकि इसे कनिष्क ने चलाया था। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब आगे चलते हैं हम लोग। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी, कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी? ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को, ये गलती से लिख गया है, इसमें नाम होना चाहिए। चंद्रगुप्त सेकंड का नाम इसमें नहीं है। डलहौजी भी गलत है, विलियम बेंटिक भी गलत है, स्कंदगुप्त तो हो ही नहीं सकता है, समुद्रगुप्त हो नहीं सकता है। नाम इसमें कोई ऑप्शन जो है गलत है। नाम याद रखना, विक्रमादित्य नाम जो लिया था वो सिर्फ एक ही शासक था गुप्तों में, नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, इसी को सकारी की उपाधि मिली थी, आपको पता है। सबसे फेमस सम्राट हुआ है। इसकी भाई का नाम रामगुप्त था। इनकी और जो उसकी बीवी थी देवी नाम था, वो इनकी प्रेमिका थी। हालांकि शादी उससे हो गई थी, आपको ये कहानी में सुना चुका हूँ कई बार। ठीक है, ये सब ध्यान रखना इस चीज़ को। चंद्रगुप्त सेकंड का कार्यकाल कभी कभी पूछ लेता है। चंद्रगुप्त और हर्ष का दोनों का कार्यकाल याद रखना है। हर्ष का जो कार्यकाल था आप लोग ध्यान रखेंगे 606 से 647 तक था। और जो विक्रमादित्य आप कह सकते हो चंद्रगुप्त सेकंड का जो कार्यकाल था ये था
375 से लेके 414 तक, ध्यान रखना। दोनों ही एडी में थे, दोनों नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त ने जो सेकंड कैपिटल बनाई थी वो उज्जैन बनाई थी, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके दरबार में भी नवरत्न थे, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्न थे, इनको भी ध्यान रखेंगे। और इन्हीं के दरबार में एक कवि थे जिनका नाम था कालिदास, जिनको भारत का शेक्सपियर कहा गया है, ध्यान रखेंगे। और एक महान शासक इनके मुँह बताया स्कंदगुप्त, जिसने हूणों को पराजित किया था। हालांकि हूणों की वजह से ही इनका जो सर्वनाश माना जाता है वो माना जाता है, लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ को कि स्कंदगुप्त ने हूणों को बहुत बुरी तरह पराजित किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका कार्यकाल अगर पूछ लेगा तो 454 से लेके 467 तक था, 454 से 467 तक था, लेकिन इसके बाद ही गुप्त वंश ढह जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। हाँ, एक क्वेश्चन इसका ध्यान रखना कि जो एक झील थी, मैंने आपको बताया था सुदर्शन झील, पीछे की वीडियो में है इस चीज़ का जिक्र, सुदर्शन झील, जिसका निर्माण किसने कराया था ये आप कमेंट में करना, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इस चीज़ के बारे में। और इसका पुनः निर्माण किसने कराया था, तो स्कंदगुप्त ने भी कराया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, अब आगे चलते हैं हम लोग 245 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, हाँ, इसलिए मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे क्योंकि आपको इसका आंसर पता है। हड़प नीति किसके द्वारा लागू की गई थी, इसी को राज्य हड़प नीति, इसी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं। इसको स्टार्टिंग किसने किया था, तो डलहौजी ने तो इसको स्टार्ट किया था, ध्यान रखेंगे, डलहौजी ने इसको स्टार्ट किया था। और इसमें जो सबसे पहला राज्य था राज्य हड़प नीति के तहत जो शामिल किया गया था सतारा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और इसी के तहत अंतिम पूछ लेगा तो अंतिम था पंजाब। और पंजाब के जो राजा थे रणजीत सिंह, उन्होंने, हालांकि इसकी पंजाब में जो मेनली था जो पंजाब का शासक वो थे रणजीत सिंह, और इनके बेटा हुए दिलीप सिंह को अपदस्थ करके भेज दिया था, कहाँ, लंदन भेज दिया था, जहाँ बाद तक उनको कुछ पता ही नहीं रहा। बाद में उन्हीं के द्वारा जो है साइन करा लिए जाते हैं, और जो रानी के पास आज प्रेजेंट टाइम में जो कोहिनूर हीरा है वो इन्हीं दोनों लोगों की वजह से ही उनके पास रुक गया, वरना इंडिया में आ जाता, ठीक है। और इसकी कैपिटल अगर पंजाब की पूछ लेगा तो लाहौर थी उस समय। जो पुराना लाहौर है जो पाकिस्तान में स्थित है वो वाला लाहौर इसके दौरान शासक था। और ध्यान रखना 1857 की क्रांति में पूछ लेता है अक्सर कर, 1857 की क्रांति में कौन से राज्य ने भाग नहीं लिया था, तो पंजाब था। ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। 1857 की क्रांति में पंजाब ने भाग नहीं लिया था। भारत में सर्वप्रथम किसने रेलवे लाइन बिछवाई थी, देखो बिछवाई पूछा है। अब आपको दो क्वेश्चन बताने हैं, रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने की थी, किसके काल में हुई थी, बोर्ड की स्थापना किसके काल में हुई थी, और सबसे पहली बार किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में इसको बिछाया गया था। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग को कमेंट में देने हैं, चैट में देने के बाद अगर दे सको चैट में दीजिए, वरना कमेंट करने हैं दोनों के आंसर, मैं बाद में पढ़ूंगा आपको, ठीक है। हाँ, ध्यान रखेंगे। तो नाम आता है जॉर्ज क्लॉक, कौन आता है, जॉर्ज क्लॉक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन काफ़ी है, आप दोनों के आंसर जरूर बताएं, मैं पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में। वह शासक जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या की। अगर यहाँ हुमायूं का ऑप्शन भी होता तो आप लोग कन्फ्यूज हो सकते थे, क्योंकि हुमायूं उसका औरंगजेब का होता नाम, तो आप लोग नाम याद रखते, ठीक है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाया था, लेकिन मारा नहीं था, हत्या नहीं की थी, लेकिन बंदी जरूर बनाया था, ठीक है। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाया था और 8 साल तक बंद रखा, लाल किला के एक प्राचीर जो कोठी थी छोटी सी, उसमें बंद रखा था, जहाँ से छोटा सा होल था जिससे उसे ताजमहल दिखाई देता था बस सिर्फ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कौन था, अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार जो कि हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, उसकी हत्या करके ही गद्दी बैठता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बात ध्यान रखना कि इसमें जितने भी बेटे हुए हैं तो उन सब ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी बैठे, इसीलिए इसे पितृहंता वंश भी कहा गया है, ठीक है। पितृहंता वंश कौन से वंश को कहा गया, तो हर्यक वंश को कहा गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे, बिंदुसार, इनका बेटा हुआ अजातशत्रु जो कि अपने पिता की हत्या करके गद्दी बैठा था। हालांकि अशोक के बारे में ये जरूर मिलता है कि एक अभिलेख है सिंगली का अभिलेख, जिसमें जिक्र है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों की हत्या करके गद्दी बैठा था। हालांकि और कहीं जिक्र नहीं मिलता है, इसलिए इसको ज़्यादा सत्यापित नहीं माना गया, ठीक है। लेकिन पिता की हत्या करने का श्रेय अशोक को बिल्कुल नहीं जाता है, ठीक है। अशोक एक महान सम्राट था इंडिया का, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और कनिष्क के बारे में आपको बता चुके हैं, ठीक है, और सिमुक के बारे में आपको बता चुके हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग
किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? विक्रमशिला की स्थापना एक ही शासक था, बहुत फेमस था जो, ठीक है, ध्यान रखेंगे, धर्मपाल, जिसका कार्यकाल था 770 से लेके 814 ईस्वी तक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है, हाँ ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। अगर इसके बारे में कुछ और बताएं तो एक बात ध्यान रखना, जो पाल वंश आखिरी वंश था जो कि बौद्धों के लिए बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करने वाला वंश था, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा संरक्षण प्रदान किया है किसने? पाल वंश ने, और पाल वंश जो था आखिरी था जिसने सबसे ज़्यादा इसको समर्थन किया। हालांकि समर्थन तो अशोक के समय में मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लेकिन जो पाल वंश था ये आखिरी वंश था जिसने सबसे ज़्यादा जो है बौद्ध धर्म को सहायता प्रदान की थी। अब आते हैं पाल वंश की, अगर कैपिटल पूछ ले तो मुंगेर थी, ठीक है, मुंगेर कहाँ पड़ता है? बिहार में, ठीक है, ध्यान रखना, मुंगेर बिहार में पड़ता है, ठीक है, हाँ। त्रिकोणीय संघर्ष में उन्होंने भाग लिया था, हालांकि ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब आते हैं 249 नंबर क्वेश्चन में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व मानव अधिकार घोषणा को अंगीकार किया था। मानव अधिकार, देखो मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। इससे ही आप लोग पकड़ सकते हो 10 दिसंबर 1948 को इसकी घोषणा की थी। हालांकि यूएनओ की स्थापना पूछ लेगा तो स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है इसकी स्थापना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसके अलावा जो भारत है, जब इसकी स्थापना होती है तो उसमें 25 मेंबर होते हैं, उसमें से एक भारत था। हालांकि भारत में उस समय जो भी नेतृत्व था बहुत ज़्यादा कुशल नेतृत्व नहीं था और बहुत दूरदर्शिता वाली सोच नहीं थी, इसीलिए भारत स्थायी मेंबर नहीं बन पाया और भारत ने चाइना को आगे करके इसका स्थायी मेंबर बना दिया, ठीक है। ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं चूक थी नेहरू जी की, जिसकी वजह से आज इंडिया इसका स्थायी मेंबर ना होकर चाइना इसका स्थायी मेंबर है, जबकि ये ऑफर किया गया था इंडिया को, ठीक है। जबकि जो इंडिया है इसका स्थायी मेंबर बन सकता था और इंडिया इसका संस्थापक सदस्य भी है यूएनओ का, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यूएनओ के बारे में थोड़ा हम अभी डिस्कस कर देंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग देख लीजिए 250 नंबर क्वेश्चन। हाँ, कालक्रम पूछा गया है। देखिए, आप देखिए, जो सबसे पहले दांडी मार्च, ठीक है, दांडी मार्च की डेट आपको पता है 12 मार्च 1930 से लेके 12 मार्च 1930 से लेके 6 अप्रैल 1930 तक थी। 6 अप्रैल 1930 तक थी, ठीक है, तो 1930 डेट हो गई। जलियांवाला बाग 1919 का था, 13 अप्रैल 1919 का था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 या 9 अगस्त 1940 का था, 42 का, 9 अगस्त 42 का था। और स्वदेशी आंदोलन 1906 का था। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? 1906 वाला, ठीक है, 6 वाला। तो सबसे पहले डी ऑप्शन आ जाएगा, डी मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 वाला, ये दोनों कट जाएंगे। उसके बाद 6 के बाद बी आ जाएगा, बी यानी कि 2 आ जाएगा, तो सी और नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था उस समय गांधी जी को किस चीज मतलब किस जगह रखा गया था, ठीक है, किस जगह रखा गया था? तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ को, मैं बता देता हूँ। आगा खां पैलेस में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। और इन्हीं के साथ बंदी बनाकर, ध्यान रखना, जो राजकुमारी अमृत कौर थी, और हालांकि इनके साथ जो रखा गया था मेनली सरोजनी नायडू जी को रखा गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है, सरोजनी नायडू जी को उनके साथ रखा गया था, ठीक है, एक क्वेश्चन भी ध्यान रखना। और यहीं पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही इसे पहली बात तो अगस्त क्रांति का नाम दिया गया है, अगस्त क्रांति का नाम दिया गया है। और इसी के समय महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, क्या बोला था? नारा दिया था, क्या बोलते हैं इसको, करो या मरो, ठीक है, डू एंड डाई, नारा दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अगर हम लोग यूएनओ के बारे में हल्का सा देखें, हल्का सा देखिए यूएनओ के बारे में। सबसे पहले तो इसकी स्थापना, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना होती है 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 की स्थापना होती है। इसके 5 स्थायी मेंबर हैं और 10 अस्थायी मेंबर हैं। जो 5 स्थायी मेंबर हैं उनकी ट्रिक है FRACE, यानी कि फ्रांस, रसिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड।
और इसकी जो भाषा है, भाषा कितनी है यहाँ पे, तो 6 भाषाएं हैं यहाँ पे ऑफिशियल रूप से, जिनका ट्रिक याद करना है तो आप आगे एस लगा दीजिए, FRACE दोबारा लिख दीजिए, ठीक है, एस फ्रेस, यानी कि स्पेनिश, फ्रेंच, रसियन, अरेबिक, चाइनीज और इंग्लिश, ठीक है, ये ट्रिक हो जाएगी इसकी। और इसमें 2 भाषाएं हैं, फ्रेंच और इंग्लिश, जो कि इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं, जो कि इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। हाँ, इसके अलावा जो 10 स्थायी मेंबर होते हैं, इनका कार्यकाल होता है मात्र 2 वर्ष का प्रत्येक साल, 2 ईयर इनका कार्यकाल होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसके लिए। और इसमें प्रत्येक कंट्री जो है, जो एक 2 महीने के लिए अध्यक्ष बनती है इसमें, ये भी क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। हालांकि 2-3 क्वेश्चन आपसे और पूछ लेंगे। इसकी प्रेजेंट टाइम में संस्थाएं कितनी है, तो संस्थाएं हैं इसमें 6 संस्थाएं, कितनी इसकी 6 संस्थाएं हैं। सबसे पहली पड़ती है संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ध्यान रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। दूसरी आती है सुरक्षा परिषद, दूसरी आती है इसकी सुरक्षा परिषद, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सुरक्षा परिषद। और तीसरी आती है, मैं आपसे ये कल पूछूंगा, आप लोग जरूर बताना इसके बारे में, ठीक है, सुरक्षा परिषद, ठीक है। और तीसरी आती है आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसके अलावा चौथी संस्था का नाम है न्यास परिषद, जो कि प्रेजेंट टाइम में निष्क्रिय है। न्यास परिषद 1994 में इसे बंद कर दिया गया था, ठीक है, 1994 में इसे बंद कर दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और 5वीं आती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायालय। और 6वीं आती है सचिवालय, ठीक, ध्यान रखेंगे, सचिवालय। सचिवालय को ही इसका हेड माना जाता है, जो पूरा मेन हेड होते हैं सचिवालय होता है। और सचिवालय का हेड प्रेजेंट टाइम में एंटोनियो वॉन गुतेरेस हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में यूएनओ के अध्यक्ष भी माने जाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एक ऐसी संस्था है जिसका मुख्यालय अमेरिका के बाहर है, द हैग में इसका मुख्यालय है। द हैग कहाँ जगह है, तो नीदरलैंड में है, कहाँ है, नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ स्थित है, तो नीदरलैंड में, नीदरलैंड का एक शहर है द हैग, जहाँ पे स्थित है। और एक क्वेश्चन ध्यान रखना, इसमें जो जज होते हैं, जज की संख्या कितनी होती है, 15 जज होते हैं। दलवीर भंडारी प्रेजेंट टाइम में इंडिया की तरफ से हेड हैं, इसके जज जो हैं इंडिया की तरफ से हैं। और इसमें जो जज होता है, इनका कार्यकाल कितना होता है, मात्र 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, छोटा सा कार्यकाल है इंडिया के अपेक्षा, ठीक है। इंडिया के 5 साल होता है, इनका 9 वर्ष का होता है, छोटा सा कार्यकाल है, ठीक है, आप समझ सकते हो, ठीक है। और दोबारा चुने गए हैं कौन, दलवीर भंडारी। सीरियस ना लेना इसको, मजाक में बोला है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ढंग से समझ लेना, क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है अक्सर कर, ठीक है। और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू दोस्तों, और अच्छी वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है दूसरे को शेयर कर सकते हैं, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाए तो अच्छा लगेगा। बहुत 2 दिन वीडियो नहीं बनाया तो 2 लोग कम हो गए, उसमें से जो बनाए हुए थे वो भी कम हो गए। तो आप लोग ऐसा मत करिए, थोड़ा शेयर करिए जिससे लोग बढ़ जाएँ, घटने की जगह थोड़ा बढ़ें। थैंक यू दोस्तों।